हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को देखा था। उसी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को मैंने आपको बोला था हम उसको एक्सप्लोर करेंगे इस टॉपिक में भी, अगले लेक्चर में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच इस चैनल को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले, जिससे कि हम और ज़्यादा वीडियोस नहीं आपके लिए ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब ड्रैगो रूल की अगर हम बात करते हैं तो ड्रैगो रूल करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे पास कुछ एक एग्जांपल हैं, उन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ड्रैगो रूल होता क्या है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, एक हमारा है NH3, एक हमारा है PH3 और एक हमारा है PCl3. These are the 3 molecules in which we have to find the hybridization. So by using the formula of hybridization that I gave in the last session, तो हम क्या देखेंगे, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका होगा वो आप जानते ही हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 5 हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 हैं, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू 4। तो 4 होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। सिमिलरली कहानी क्या है, अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये है कि 4 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 1 S और 3 P मतलब 4 हो गए sp3, इसका मतलब 4 बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर केवल कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब तो आप जानते हैं, ऐसे देख लीजिए आप, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो कुछ इस तरीके से आप देख लीजिएगा। कितना हाइड्रोजन है 3, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिएगा हमारा 1 ये 2 3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लोन पेयर है। ये क्या आपका लोन पेयर है, तो ये इट एक्ट्स एज ए लोन पेयर। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए, वैसे तो वेस्पर थ्योरी है, उसको भी हम आने वाले कल या परसों हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5। दैट्स वाई यहाँ पर वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन आप बोल सकते हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन के चलते ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो कितना कम हो जाता है, होना चाहिए 109.5, लेकिन ये हो जाता है आपका, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है 107.8 डिग्री के आसपास हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह क्या है वो मैंने आपको बताया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। फिर भी ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा क्या है, 90 के आसपास नहीं है, 109 के आसपास है, इसीलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है, चलो इसको हम बेबी फेज पे आएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है PH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप PH3 की हाइब्रिडाइजेशन झट से क्या निकाल के दिखाएंगे आप एकदम से बोलेंगे सर ये भी नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 + 3 मोनोवैलेंट एटम है, डिवाइड बाई 2, तो 8/2 तो हो जाएगा 4, और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, इसके अंदर नो हाइब्रिडाइजेशन है, नो हाइब्रिडाइजेशन। इसको याद रखिएगा, PH3 के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो अब यहां से एक चीज समझ में आती है कि क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि हाइब्रिडेशन है या नहीं है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। कोई मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन करता है, कोई मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन नहीं करता है। तो इसी चीज को बताने के लिए हमारे पास जो रूल है वो है हमारा ड्रैगो रूल। बात समझ में आई कि नहीं। तो ड्रैगो रूल क्या बताता है कि अगर सेंट्रल एटम जो है वो हाइब्रिडेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, उस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास ड्रैगो रूल है। और एक जनरली ये बहुत बड़ा रूल नहीं है, ये केवल कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड रूल है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि देखो, मैंने आपको कल बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ना। इसको एक्सपेरिमेंटली केमिकल टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे देखो, इसके देखते हैं हम आगे।
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास ड्रैगो रूल है, ठीक है, उसको हम अभी समझेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर PCl3 की बात करेंगे तो PCl3 का भी केस सेम आ जाएगा, 5 + 3 / 2 तो 8/2 तो 4, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा 1 by 1 कि किस में हाइब्रिडाइजेशन होगी और किस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता देता हूं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले हाइब्रिडाइजेशन आया कि पहले शेप। मैंने आपको पता ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये शेप है इसकी, टेट्राहेड्रल शेप या पिरामिडल हम बोल सकते हैं इसको, है ना। तो आप ये बताइए कि पहले हाइब्रिडाइजेशन आया कि पहला की शेप आई। बात समझ में आएगी नहीं, हम ये देख के बता देते ना, कल आपको बताया था लीनियर है या ट्राइगोनल पिरामिडल है या फिर आपका टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, जो भी कुछ, ठीक है। तो उसको बताने वो हम कैसे बता सकते हैं। तो पहले शेप आई कि पहले हाइब्रिडाइजेशन आया, ये आपको समझनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले शेप आई। फर्स्ट क्या आया, शेप आई, ठीक है। पहले शेप आई, शेप के बाद में आया हाइब्रिडाइजेशन, देन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। पहले किसी भी मॉलिक्यूल का एक्सरे करके या कोई भी हम टेक्निक यूज करके हम उसका क्या निकालते हैं, शेप निकालते हैं। और शेप निकाल के हम ये देखते हैं कि अगर उसकी टेट्राहेड्रल शेप है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है तो कहीं ना कहीं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले शेप आता है, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन बता पाते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए हम शेप, तो हमारे पास तो एक्सरे की मशीन है नहीं, तो हम बता नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है, पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं, पहले हम अपना कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमारा PH3 में एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए ध्यान से, होता क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो जरा आप देखिएगा, अभी मैंने बोला कि NH3 के अंदर, मतलब अमोनिया के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अमोनिया के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जरा मैं आपको पहले कंफर्म करा देता हूं एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया और क्या होता है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम बात करते हैं NH3 की, तो NH3 का जो स्ट्रक्चर देखा गया एक्सपेरिमेंटली, या कह सकते हो एक्सपेरिमेंटली का मतलब एक्सरे से जो देखा गया है, वो स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 107.8 या 5 के आसपास, चेक कर लेना कितना होता है, लगभग इतना ही, मतलब 109 के आसपास होता है। दूसरी चीज, जो PH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो PH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, उसको भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये होता है लगभग 91 डिग्री के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 91 डिग्री के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ये आपका बॉन्ड एंगल होता है, किसका, PH3 का। तो आप देखो समझने वाली बात ये है कि अगर समझने वाली बात ये, कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जरा मैं फास्फोरस की कहानी बताता हूं आपको, क्या होती है कैसे होती है। तो देखो पहले अगर हम अमोनिया की बात कर लेते हैं, चलो पहले अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 7 है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p3 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन उससे हो जाएंगी, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अब कायदे में एक चीज देखना है, बहुत सिंपल सी बात है, कायदे में एक चीज देखनी है कि यही तो बॉन्ड बना रहे हैं, यही तो बॉन्ड पेयर है, दीज आर द बॉन्ड पेयर। ये कौन है, बॉन्ड पेयर है। और ये वाला हमारा क्या है, ये लोन पेयर है ना। तो अब ये जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, अब इसका ये क्या है, हमारा लोन पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब मैं एक सिंपल सी कहानी सुना रहा हूँ। हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन की हो रही है शादी, बात समझ में आ रही है कि नहीं, नाइट्रोजन की शादी हो रही है और यहाँ पर ये है दूल्हा दुल्हन, जिसका कह सकते हो जिनकी शादी हो रही है वो ये है, ठीक है। इनकी जो शादी हो रही है और ये है बाराती,
बात समझ आएगी नहीं? ये कौन है? बाराती हैं। ये कौन है? ये 3 पेयर जिनकी ये जोड़े हैं, जिनकी शादी हो रही है। ये कौन है हमारे? ये है हमारे लोन पेयर बाराती। अब देखो सिस्टम में ध्यान रखना, बारातियों में क्या होता है, बाराती जो होते हैं वो सिस्टम को हमेशा डिस्टर्ब करने जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर है तो इट विल डिस्टर्ब द सिस्टम। ध्यान से देखना, लोन पेयर ऑलवेज डिस्टर्ब द सिस्टम। तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को भी डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 और हो कितना रहा एक्चुअल में 107.8। दैट इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई अब कहानी क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो बाराती होते हैं, है ना, जो बारात में जो बाराती कौन होते हैं, जो साथ में जाते हैं बारात के, तो हमेशा उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या, भाई जो बूढ़े लोग होते हैं शादी में, है ना, या जो जिनकी जिम्मेदार लोग होते हैं शादी में, तो वो इस लोन पेयर को कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये कि उसको ज्यादा डिस्टर्ब करने सिस्टम को नहीं देते हैं। फिर भी देखो 109.5 है, 107.8 है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अब देखो रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान से देखिएगा, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो इस लोन पेयर को कंट्रोल में रख पाता है, और कंट्रोल में रख पाने की वजह से क्या होता है, अब देखो एक चीज और देखो, अगर ये हमारा क्या है 2p है और ये हमारा 2s है और इधर नाइट्रोजन बैठा है, तो अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इन दोनों ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचेगा और मर्ज करा देगा। बात समझ आएगी नहीं? ये अगर ये नाइट्रोजन बैठा है, ये 2p है, ये 2s है, तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके अंदर ये काबिलियत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, खींचेगा और दोनों को मर्ज करा देगा, और मर्ज कराना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पर नाइट्रोजन, दोनों कहानी याद रखो, यहाँ पर नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन का काम है कि लोन पेयर को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का सेंस ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इन दोनों को आपस में मर्ज करा देगा। इसका कोई काम नहीं है सिस्टम के अंदर, इसका काम केवल इतना ही है कि सिस्टम को डिस्टर्ब करना। लेकिन फिर भी इस नाइट्रोजन की इतनी, बोल सकते हो कि नाइट्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो इसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो होगा क्या कि ये चारों के चारों ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे और कुछ ये सिस्टम बनाएंगे इस तरीके से। अगर आपको दिख रहा हो तो देखिएगा, अगर कुछ ये सिस्टम बनाएंगे और यहाँ पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी उस हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चारों को चारों हो गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से नाइट्रोजन में तो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ आ गई कि नहीं आपको? आ गई। तो अब जहां तक है अंदाजा आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो 2s और 2p को मर्ज करा सकता है ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर की एनर्जी हाई होने के बावजूद भी नाइट्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों को मर्ज करा सकता है और सिस्टम को ज्यादा डिस्टर्ब होने नहीं देगा। इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना है 107.8, और आपको पता है 107.8 109 के आसपास है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास अगला मॉलिक्यूल जो pH3 मॉलिक्यूल था, उस pH3 मॉलिक्यूल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। pH3 के अंदर क्या है, देखो pH3 का देखिए, pH3 हमारा 15 हो जाएगा, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये भी सेम वही कहानी होगी। ठीक है, ये भी कुछ कहानी ऐसे ही होगी। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर कहानी क्या है, देखो ध्यान समझिए, यहां पर कहानी क्या है, यहां पर कहानी है कि फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फास्फोरस क्या है, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से होगा क्या कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्या होगी इसकी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जैसे हमने नाइट्रोजन के केस में बोला था, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के केस में बोला नाइट्रोजन क्या कर रहा था, इन दोनों को मर्ज करा रहा था, नाइट्रोजन। लेकिन फास्फोरस क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल 3p है और ये जो कौन सा, ये 3p ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये 3p ऑर्बिटल है ना, और ये क्या है 3s ऑर्बिटल है। इन दोनों की मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। 3s और 3p की
मर्जिंग पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ फॉस्फोरस बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज वेरी लो, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो होगा क्या कि यहां पर ये जो फॉस्फोरस है, देखो बॉन्ड तो बना नहीं है, शादी तो होना ही है, भले बाराती जाए या ना जाए, है तो ये बाराती ही ना, है तो ये बाराती ही ना, सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो यहां पर आप उस कहानी से भी सोच सकते हो कि फॉस्फोरस के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि इस लोन पेयर को वो शादी में कंट्रोल कर पाए, क्योंकि आप जानते हो भाई शादी में जाएगा, टल्ली हो जाएगा, कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए बड़ा आदमी, लेकिन फॉस्फोरस वो इतना दमदार नहीं है कि वो इसको कंट्रोल कर सके, मतलब इस 3s ऑर्बिटल को, इस 3s के लोन पेयर को कंट्रोल कर सके। दैट्स व्हाई ये जो लोन पेयर है इन द केस ऑफ pH3 वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। इसीलिए जो pH3 का जो हमने हाइब्रिडाइजेशन बताया था वो नो हाइब्रिडाइजेशन बताया, इसी कंडीशन में वो बॉन्ड बना लेगा और नो हाइब्रिडाइजेशन होगा H/V, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ध्यान समझ गए कि नहीं आप? क्या रीजन है? द रीजन इज दैट ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ phosphorus. Now we are going to the next compound, that is most important compound, and that is PCl3. अब देखो PCl3 की कहानी वही है, फॉस्फोरस 15 है, तो 15 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहां पर भी वही कहानी भाई साहब, लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात, या कह सकते हो थोड़ा एडवांटेज है। थोड़ा एडवांटेज क्या है? मैंने आपको बताया था कि यहां पर इस pH3 के केस में फॉस्फोरस के अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी या इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं थी कि वो क्या करे कि 3s और 3p को मर्ज करा पाए, लेकिन इन दिस केस आप देख रहे हैं, इन दिस केस क्या करेगा, वो आपस में मर्ज करा दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि यहाँ फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जरूर है, लेकिन यहाँ जो Cl है, यहाँ पर जो Cl है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो Cl है वो कैसा है आपका? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब भैया क्या है, अब सारी जिम्मेदारी क्या होती है? लड़कों वालों की तो होती नहीं है, तो कुछ जिम्मेदारी किसकी होती है? लड़कियों वालों की भी, मतलब जो शादी करा रहा है। मतलब ये कि ना तो यहाँ पर तो ना तो P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ना तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहाँ पर केस क्या है? फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बशर्ते Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो Cl क्या करेगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रेड कलर का जो पेन रखा हुआ है ये आपका क्या है? फॉस्फोरस है। ये क्या है आपका? ये वाला आपका है हमारा 3s, ये हमारा क्या है 3p, और ये है ग्रीन कलर का मार्कर Cl। तो देख लीजिएगा ये क्या है आपका? ये आपका है फॉस्फोरस। ये दो ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? ये 3s, ये 3p, और ये हमारा क्लोरीन है। अभी क्या हो रहा था, अगर ये नाइट्रोजन था तो इन दोनों को अपनी तरफ खींच के मर्ज करा लेगा। अब देखिए, अगर ये फॉस्फोरस है, अगर ये वाला फॉस्फोरस है, ये हाइड्रोजन है, तो इनमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। किसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा? इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहीं के यहीं रहेंगे, इनमें कोई भी मर्जिंग नहीं होगी। बात समझ आएगी नहीं? अगर ये फॉस्फोरस या हाइड्रोजन है, अगर ये वाला क्लोरीन है, अगर ये वाला क्या है क्लोरीन, तो भाई इसकी दम है नहीं मर्ज कराने की, तो क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा और दोनों को मर्ज करा देगा। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो इस क्लोरीन एटम की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन यहाँ पर पहले ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन में जब जाएंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो देखिएगा क्या होगा। पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स व्हाई ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर Cl, ये Cl और ये Cl, तीनों के तीनों Cl एटम आ जाएंगे। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl3 इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने क्यों बताया ऐसा हुआ है? क्योंकि PCl3 का भी जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 105 से 106 के बीच में है। तो दैट्स व्हाई इन PCl3 there is also the sp3 hybridization, but in PH3 there is no hybridization। समझ में आई बात की नहीं आई? तो अब मैं बस कंक्लूड करता हूँ। अब मैं क्या कंक्लूड करता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है। अब मैं आपको ड्रैगो ने क्या बोला, ड्रैगो ने यही सब एक्सपीरियंस किया, यही सब चीज़ों को फॉलो किया और बताया। क्या रूल बोला, उस रूल को भी आप देख लीजिए। रूल उसने ये दिया कि अगर सेंट्रल एटम, देखो इफ सेंट्रल एटम कैसा है, इसको मैं लास्ट टच देता हूं, फिर इसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ड्रैगो रूल ने क्या बोला, देखो फटाफट देख लीजिएगा। ड्रैगो ने क्या बोला? ड्रैगो
ड्रैगो ने क्या बोला, ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगो ने बोला कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, आप लिख लीजिए फटाफट से, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, इफ लोन पेयर, इफ देयर इज लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ये पूछा गया है जेई में कई बार, इफ देयर इज ए लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम एंड if central atom belong to third period or so on, then if the electronegativity of surrounding atom is more than 2.5, then the lone pair will undergo हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आएगी नहीं, मतलब कि अगर सेकंड पीरियड का होगा वो तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, क्लोरीन है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारे, ठीक है, तो अगर इनके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज्यादा है, तो जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी है। तो लोन पेयर विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड such compounds in which lone pair do not undergo hybridization are known as Drago compounds। समझ में आई कि नहीं, आर नॉन एज ड्रैगो कंपाउंड। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कृपया करके मुझे बता दीजिए, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं अगर आपको दिक्कत हुई हो। इफ देयर इज लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम एंड इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड सो ऑन, देन इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम is more than 2.5, then the lone pair will undergo hybridization, otherwise it will not undergo hybridization, and such compounds in which lone pair do not undergo hybridization is known as Drago compound। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा, जैसे SH2, ठीक है, सल्फर का कंपाउंड है। PH3 हमने डिस्कस ही किया, ठीक है। SbH3 को मैंने बताया, ये भी थर्ड एंड सोन पीरियड का है। आर्सेनिक का देख लीजिए, AsH3 देख लीजिएगा, है ना, BiH3 देख लीजिएगा, SiH2 देख लो और TeH2 देख लो। इसके बाद आप देख लीजिएगा FeH2 देख लीजिएगा, ETC, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए इन सारे एलिमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, ठीक है। तो आप जानते हैं 2.1 इज लेस देन 2.5, दैट्स व्हाई दीज ऑल कंपाउंड्स आर नॉन एज ड्रैगो कंपाउंड। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ड्रैगोस कंपाउंड कहलाएंगे। तो अगर आपको कोई भी समस्या आई हो ड्रैगो रूल्स को समझने में, है ना, तो आप प्लीज हमको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी लास्ट सेशन में दिया था। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचाएँ। नीट का जो एग्ज़ाम आ रहा है, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड करने की, और निश्चित रूप से आपको इसके
आपके साथ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल जनवरी 2019 में भी आपका जेईई में क्वेश्चन आया है, नीट में भी पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।